प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक और इसमें हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आपको आगाह करते हैं। ऐसा पाकिस्तानी जो एक अरसा दराज से यूके में या दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में मौजूद है जहाँ पर उसको वहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना है, उसके साथ फ्रॉड हो गया है, जायदाद पर कब्ज़ा हो गया है या उनकी फैमिली में किसी और किस्म की परेशानी पाकिस्तान में मौजूद इंतज़ामिया की वजह से उनको फेस करना पड़ रही है। इस तरह की स्टोरीज़ को हम अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं, आपके सामने रखते हैं, इंतज़ामिया को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो ईवान इक़्तिदार तक लाया जाए, ज़िम्मेदारान के इल्म में लाया जाए या उनकी तवज्जो दिलाई जाए और ऐसा पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है, पाकिस्तान में अपनी जायदाद या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जायदाद देना चाहता है, लेकिन इदारे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर अगर उसने ऐसे किया है तो उसके साथ ज्यादती हो रही है। आज भी ऐसी एक स्टोरी हमारे साथ मौजूद है। लंदन में हाजी रफ़ीक साहब मुकीम होते हैं और इनका ताल्लुक जो है वो ज़िला जेहलम से है। उन्होंने 2004 में रावलपिंडी में एयरपोर्ट के करीब एक हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन खरीदी, इन्होंने और इनके कुछ अजीज़ों ने। लेकिन कई साल गुजरने के बाद जब ये ज़मीन की कीमत अदा कर चुके थे, इनको अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुके थे, जब इन्होंने उसका कब्जा हासिल करना चाहा या वहाँ पर कुछ तामीर करना चाहिए तो पता चला कि इनकी तो ज़मीन ही वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि जिस ज़मीन की इन्होंने कीमत दी और जिसके एवज इनको अलॉटमेंट लेटर दिए गए, हकीकत में वो ज़मीन वहाँ पर मौजूद नहीं थी या इनको ये कह दिया गया कि आपकी ज़मीन तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, आपने तो ये कहीं और ख़रीदी। ये तमाम मसाइल को लेकर आज तक मुख्तलिफ इदारों के पास जाते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर अपनी दादरसी के लिए दरख्वास्तें देते रहे हैं, लेकिन अभी तक दादरसी हुई नहीं है। हम आज के इस प्रोग्राम में हाजी रफ़ीक साहब जो कि मुतासिरा शख्स हैं, मैनचेस्टर में ये रहते हैं और इस स्टोरी से जुड़े कुछ दीगर लोग, इनके जो कानूनी माहिरीन हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे रिपोर्टर्स जो स्टोरी पे काम कर रहे थे उनकी राय भी हम लेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मंसूर सती साहब मौजूद हैं जो रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं 90, और इसके साथ साथ आसिफ मुगल साहब हैं जो मैनचेस्टर में 92 के नुमाइंदे हैं। इन दोनों रिपोर्टर्स से हम बात करते हैं, स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। मंसूर सती साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने 2004 में रावलपिंडी के करीब, जो एयरपोर्ट के करीब, रावलपिंडी में एयरपोर्ट के करीब एक हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदे, इन्होंने पैसे अदा कर दिए, इनको अलॉटमेंट लेटर भी मिल गए, फिर क्या हुआ? देखें असद, ये जो मामला है ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, ये कॉर्पोरेटेड एक सोसाइटी है। इसके अभी की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें 4 सेक्टर हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। 4 सेक्टर इस नाम से हैं, उसके साथ वीआईपी ब्लॉक, 7 वीआईपी एफिलिएशन और वीआईपी एक्सटेंशन, ये 7 इसके मुख्तलिफ 4 सेक्टर्स हैं और 3 इसी तरह के मुख्तलिफ सेक्टर्स के नाम हैं। इन्होंने जो प्लॉट खरीदे हैं, रफ़ीक साहब हैं जो हाजी रफ़ीक और इनके कोई अजीज़ो कारब ने 2004 में इन्होंने प्लॉट वहाँ पे वीआईपी ब्लॉक में खरीदे। 25-50 5 मरले के वो प्लॉट थे, 1250 स्क्वायर फुट वो बनता है। उस बंदे से इन्होंने, पाशा नाम था, उस बंदे से इन्होंने वो लैंड के मामलात किए, इनको लेटर मिला। इनको लेटर मिलने के बाद इनको वहाँ पे पोजीशन नहीं मिली, इनको जो पोजीशन लेटर है वो नहीं मिला, लेकिन सिर्फ इनके पास अलॉटमेंट लेटर है। इस तरह की जब हम स्टोरी पे काम करने गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे सिर्फ ये मुतासरा शख्स नहीं है, वहाँ पे अब जो तादाद है वो 700 के करीब मुतासर लोग हैं। बिल्कुल सही। मंसूर साहब जरा साथ रहेगा। आसिफ मुगल साहब, आप, जाहिर है ये जो हाजी रफ़ीक साहब हैं मैनचेस्टर के रिहायशी, ये इन्होंने आप सारी बिपता अपनी सुनाई है आपको, आप किस नतीजे पर पहुंचे? क्या इनके साथ बुनियादी तौर पर क्या हुआ और क्या ये इनको ये परसू करते रहे अपने इस मामले को सारा, जो जब जिन्होंने ज़मीन खरीद ली उससे लेकर अब तक, जब कोई ये इंकशाफ हुआ कि इनकी ज़मीन पर जो इनको दी गई थी वो किसी और को भी दी गई और उसने इस पर घर बना लिया है, तो इसमें कितना अरसा लगा और ये अचानक से कैसे इनको पता चला? सर, कुछ बात ऐसे ही है जैसे मंसूर ने बताया आपको कि हाजी रफ़ीक साहब जैसे दीगर तारकीन वतन अपने वतन की मोहब्बत में सरशार, जो अपनी जमा पूंजी होती है खून पसीने की, वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसा ही इन्होंने भी किया और 2004 में इन्होंने अपने भाइयों के साथ लेके, और इनके कज़न हैं वो, इन्होंने भी इस सोसाइटी में जो है ना 4 प्लाट्स के लिए अप्लाई किया और इनको वो प्लाट जो है अलाट किए गए और इन्होंने पूरी रकम जो है 17 लाख फ़ी प्लाट के हिसाब
से उनको अदा भी कर दी। और जिसका नाम इन्होंने मंसूर ने लिया है वही बंदा है जो कमाल पाशा साहब है, वो सोसाइटी के जो है ना मेन सप्लायर है लैंड के, और ये उनके पास भी जाते रहे। जब इन्होंने ये सारा मामला कर लिया, इनको अलॉटमेंट वो रसीदें मिल गई, तो इन्होंने कहा जी हमें जो आप जगह दिखा दें और वो कब तक हमें जो है ना हैंड ओवर होगी। तो उन्होंने इनको जाके वो जगह जो है बिल्कुल अभी हम कोई इमारत नहीं थी, वो जगह दिखाई कि इसमें हम डेवलपमेंट करेंगे, सड़कें वगैरह निकालेंगे और सब कुछ जो है ना सिस्टम, ये सीवरेज सिस्टम और बनाएंगे, फिर वो हम आपको कब्जा दे देंगे। ये वापस बरतानिया चले गए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से लोग जो आते हैं अपने वतन में वो 2 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए यहाँ रह सकते हैं, पीछे उनके अपने मामलात होते हैं, ये वापस चले गए। 2008 में ये दोबारा इनका आना हुआ, तो इन्होंने कहा जी हम चल के उसको देख लें और उनसे कब्जा लें और हमारी कोई इमारत वगैरह वहाँ तामीर करें। जब ये सोसाइटी के ऑफिस में पहुंचे तो इन्होंने तकाजा किया कि अबे वो जो है कब्जा दे दिया जाए और हमें निशानदेही दी जाए कि हमारे प्लाट्स किधर है। तो वो कोई टाल मटोल से काम लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इनको शक गुजरा कि मामला कोई दाल में काला है। तो ये अजरा खुद जो है ना उस जगह को विजिट करने के लिए निकल गए कि जहाँ इनको पहले 2004 में वो जगह दिखाई गई थी। तो ये देखकर तो इनको जान के लाले पड़ गए। तो वहाँ तो इमारत जो है वो तमीर हो चुकी थी और बिल्डिंगें बन चुकी थी और कोई जगह ऐसी खाली नजर नहीं आ रही थी जो इनको दिखाई गई थी। तो आसिफ, लेकिन एक चीज का इंकशाफ किया अभी मंसूर सती साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि 700 लोग हैं तकरीबन जो मुतासरीन हैं। इसका मतलब है ये बहुत बड़े पैमाने पर प्लान किया गया, और इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम नहीं है, जो यहीं पर रहते हैं, उनकी आंखों के सामने भी हो गया। चले जो बाहर रहता है उसका तो पता चल गया ना कि ये बाहर है, उनको कब्जा करने वालों को भी पता था कि ये बाहर होते हैं, परसू नहीं करेंगे, उनकी प्लॉट ढूंढ कर किसी और को भेज दिया। उसके अलावा भी लोगों के साथ ये हुआ है, इसका मतलब है। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मंसूर रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ ये हमारे जो तारकीन वतन है इनको ही नहीं लूटा गया, बल्कि यहाँ जो मुकामी लोग हैं उनको भी ऐसे ही उनके साथ खेल खेला गया। अच्छा, अब मुझे मंसूर सती साहब ये बताइए, जो जमा पूंजी उससे हाथ धो गए। अच्छा, मंसूर सती साहब ये बताइए कि अब ये 700 लोग हैं, तो क्या ये 700 लोग अपनी जमीनों के लिए परसू कर रहे हैं, किसी इदारे के पास हैं, किसी अदालत में हैं, किसी ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं इनके दफ्तर के चक्कर काटते हैं, वो कहाँ पर हैं, या वो थकार के बैठ गए चुप करके कि चलो यार जो हो रहा था हो गया? देखिए, जिससे इन्होंने जगह खरीदी थी 2004 में करना मुकर्रर थे, वो जगह लैंड फ्रोख करके वो वहां से चले गए। उसके बाद जो पाशा, जिनका जो फैसल पाशा हैं, वो तो लैंड प्रोवाइडर थे, उन्होंने वहाँ पे सोसाइटी जब कंप्लीट होगी, खत्म हो गया मामला, बॉडी चेंज होती थी, तो हर बॉडी जो थी वो अपने अपने मफादात के लिए वहाँ पे काम करती थी। अभी सोसाइटी का आप हाल देते हैं कि वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पे कीमतें करोड़ों से आसमानों को छू रही है। एक 5 पल्ले का जो मकान है वो 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ उसकी मालियत है मुख्तलिफ उस सोसाइटी में। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, मेरा ये जो मुतासरा शख्स है, मेरा इनसे भी सवाल है कि आप 2004 में एक जगह परचेज करते हैं, तो आपने जिस बिहाफ पे जगह परचेज की थी, तो आपने अपनी जगह का पूरा परसू क्यों नहीं किया? आपके यहाँ पे मुतलका बंदे क्यों नहीं थे? आप आके 2008 में एप्लीकेशन क्यों देते हैं? आपको 2008 4 साल बाद आप दिल्ली इंतजामिया को एप्लीकेशन देते हैं जो आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपने सोसाइटी के ज़बानी कलामी आपने प्रूव किए। अभी हमें जितनी दुश्वारी हुई इनके मामले पे, जब हम जाके इस मामले पे जाते रहे, वहां पे पूछते रहे, देखते रहे, तो हमें खुद यहाँ पे इतना हुआ कि ये इतने लोग, इन्होंने खुद भी ये बात की सोसाइटी, वो जो अब किसी की जगह जब बंदा छोड़ देगा, जब उसका कोई वाली वारस नहीं आएगा, तो लाजमी बात है फिर कब्जे वगैरह करते हैं। तो ये जो मुतासरा में आपको, ये सिर्फ ये नहीं है, इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जिनका प्लॉट नंबर 313 है, 314 है, इसके साथ 290 है, 291 है, इस तरह एक खातून भी इसमें शामिल है। तो ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो लोग हैं, जिस तरह ये जेलम से इनका ताल्लुक है, इस तरह कोई गुजर खान से है, तो इस तरह ये मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने यहाँ पे अपनी किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए की थी, किसी ने क्या की थी। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो बेबस हैं, वो अब सोच रहे हैं कि हम शायद नैब हमारा इस मामले को नोटिस दे ले। बहुत शुक्रिया मंसूर सती साहब आपका भी, और आसिफ मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाजी रफीक साहब तो एक मुतासरा शख्स हैं, ये 700 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला है। तो लेकिन बहरहाल हमारे साथ हाजी रफीक साहब मौजूद होंगे मैनचेस्टर से, उनसे हम बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ माहिर कानून राशिद लोधी साहब भी होंगे, उनसे भी हम इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ मंसूर सती साहब मौजूद हैं, रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं, जो स्टोरी के बारे में तफसीलात हमें बता रहे थे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ में इनके हाजी रफ़ीक साहब, जो कि मुतासरा शख्स हैं जिनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ है, जिनके बारे में हमने आपको बताया। और राशिद लोधी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, वकील हैं। राशिद लोधी साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया। हाजी रफ़ीक साहब, आपको भी। हाजी साहब, ज़रा मैं सबसे पहले आपसे अब जानना चाहूँगा, ये क्या हुआ? क्या आपने एक ज़मीन ख़रीदी, आपने क्या उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए कि ये जो बंदा आपको ज़मीन ख़रीद रहा है, बेच रहा है, ये शख्स के नाम पर इसकी प्रॉपर्टी है भी या नहीं, ये ज़मीन ठीक है, इसका लीगल स्टेटस क्या है? फिर आपने जब ख़रीद लिया, पैसे दे दिए, आपने फ़ौरन कब्ज़ा नहीं लिया, उसकी निशानदही नहीं ली, ये आप समझते हैं कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से कुछ हुआ? और उसके बाद ये अब मामला कहाँ तक पहुँचा है? ज़रा कुछ अपनी कहानी आप अपनी ज़बानी बताएंगे। सर जी, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। गुजारिश ये है सर जी, जो आप कह रहे हैं ना कि अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, ये सोसाइटी का काम होता है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, सोसाइटी ने मुझे ये अलॉटमेंट लेटर दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर एंड फाइनल लेटर फ्रॉम दी अथॉरिटी कि ये आपका अलॉटमेंट लेटर है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, ये सेक्टर डिटेल सारी लिखी हुई है कि ये आपका प्लाट नंबर है। अब मसला ये है कि उन्होंने बताया कि आपका प्लाट जो है फलां जगह पे है, हम डेवलप कर रहे हैं, जब डेवलपमेंट हो जाएगी यानी सड़कें गलियाँ ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो आपको अलोकेट हो जाएगा ये फ़लाँ जगह प्लाट है। तो वी आर सेटिस्फाइड कि ओके जी, यहाँ जो हमें प्लाट मिल जाएगा। अब जब वो दोबारा वापस जाते हैं तो बोलते हैं जी बस जी कर रहे हैं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद 6 महीने लग जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो अब वो पहले बात कर रहे थे कि हमने उसको ज़्यादा लिंगर ऑन किया है, उसमें हमारी गलती नहीं है। वजह ये है कि दो चार हफ्ते के लिए हम आते हैं, आके मैंने हर साल जो है वो मुल्क में आता हूँ, बल्कि साल में 2 दफ़ा आता हूँ। इस मुल्क में मेरी और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये मैंने इनके आके पता किया एयरपोर्ट सोसाइटी से, भाई क्या बना जी हमारे प्लाटों का, बस जी कर रहे हैं, हमें वो मज़ीद लैंड जो है वो रिक्वायर है, हम फ़लाँ बंदे से हम ख़रीद रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको जल्द कर देंगे। मैंने एक दफ़ा सोचा कि लोअर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना वो जाके इसकी पटिशन करते हैं। उधर गया, वो वकला से बात की, वो बोलते हैं यार ये सोसाइटी का मसला है, ये बड़ा लंबा हो जाएगा, ये आप रजिस्ट्रार से बात करें। तो रजिस्ट्रार जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, हम उसको भी दरख्वास्त दी 2008 में, आपका लेटर आपके यहाँ मौजूद है, आपने अभी देखा है। तो उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह परस्यू करेंगे। 2-3 दफ़ा उनके बाद उस एप्लीकेशन के बाद आई बीन टू दी रेलेवेंट अथॉरिटी एंड दे टोल्ड मी दैट ओके जी हम वो कर रहे हैं, हम इंक्वायरी भेजी हुई जी फ़लाँ की है, आप फिक्र ना करें जी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब जैसे एनी अदर लोकल अथॉरिटी जो होती है वो बस चक्कर में लगा देते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप साल के बाद आएंगे, 2 हफ्ते 4 हफ्ते आपकी छुट्टी होती है, तो 2 दफ़ा आप पिंडी का चक्कर लगाएं, इतनी देर में आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आप अब क्या करें? अब दूसरी बात आपने या किसी साथी ने की है कि 700 मुतासरीन है, उसमें जो ओबियसली मेजॉरिटी वुड बी दी लोकल रेजिडेंशियल पाकिस्तानी जो होंगे। अब उनमें मेजॉरिटी जो बंदे हैं उन्होंने अपने प्लाट्स वापस ले लिए हैं, जो उनके जो मौजूदा इंतज़ामिया, क्योंकि हर साल या 2 साल बाद उधर इलेक्शन होते हैं एयरपोर्ट सोसाइटी में, तो जो भी कबीना नहीं आती है तो वो अपने बंदों को oblige करती है, उनको जो है ना वो प्लाट भी दे देते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर देते हैं या उनको वापस पेमेंट कर देते हैं। मसला सिर्फ ओवरसीज़ के लिए होता है जो वहाँ आ नहीं सकते। अगर आएंगे 2 हफ्ते के लिए आएंगे, उनको पता है कि उन्होंने 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद वापस चले जाना है, तो उनको ट्रकालोजी वो लगा लेते हैं। ये असल में मसला हुआ है। तो अब ये अलॉटमेंट लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, चारों के चारों मेरे पास हैं, यही उनका फाइनल अथॉरिटी है कि ये आपके प्लाट है। अब वो अगर मौजूद ज़मीन नहीं होगी तो ये उनको, ये गलती उनकी बनती है कि उनको ये लेटर, आपके पास अगर ज़मीन मौजूद नहीं है तो आप किस अथॉरिटी के अंदर जो है आप अलॉटमेंट लेटर दे सकते हैं मुझे? ये सोसाइटी का मसला है ना। जैसे आप बैरिया में या किसी और प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो उनको कहें जी मुझे जो फाइलें बिकती हैं, तो उनके पास ज़मीन होती नहीं है, फाइलें भेज देते हैं, लेकिन बाद में ज़मीन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लैंड टू द कस्टमर हु दे हैव पेड फुल अमाउंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब मेरे साथ रहिएगा हाजी साहब। तो ये सारा मसला हुआ जी। ठीक है। अब राशिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। राशिद लोधी साहब, आपको इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद क्या अंदाज़ा हो रहा है कि ये जालसाजी की गई है, दानिस्ता तौर पर की गई है? ये कुछ इसमें मैंने जैसे इनसे पूछा था कि क्या इनकी भी कोई गलती शामिल है इसमें, या बाकायदा ये फ्रॉड है, 700 लोग मुतासरीन हैं, मंसूर सती बता रहे हैं। तो आपको इस स्टोरी पर आपका कमेंट क्या है सबसे पहले? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जो ओवरसीज़ हैं और ख़ास तौर पर यूके के अंदर जो पाकिस्तान से लोग रह रहे हैं, जो तारकीन वतन हैं,
उनके टैक्सों के पैसे से हमारी मईशत का पहिया चलता है। तो हमारे यहाँ इनके लिए बहुत एहतराम है, मोहब्बत है कि ये परदेश में जाते हैं, पैसे कमा के यहाँ बेचते हैं और यहाँ घराने जो हैं चलते हैं। इस वाक़े के अंदर वाज़े तौर पर ये अपरेंटली नज़र आ रहा है कि इनके साथ फ्रॉड किया गया है, लेकिन थोड़ी सी नेगलिजेंस इनकी भी है, क्योंकि मुश्तरी होशियार बाश जो है वो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है कानून में कि जो ख़रीदार है ही मस्ट बी विजिलेंट अबाउट हिज राइट्स। तो इन्होंने प्रॉपर्टी को उस तरह से जब ये लिया है, उसकी विरासती जो डॉक्यूमेंट्स किया उसको चेक नहीं किया है। यहाँ ये भी देखने का है, यहाँ चाइना कटिंग के प्लाट हैं, प्रॉपर्टी माफिया काम कर रहे हैं, जाली सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड ही होती सोसाइटी एक्ट के तहत। इस्लामाबाद में अगर हैं तो CDA के तहत नहीं होती, यहाँ अगर लाहौर में हूँ तो LDA के तहत जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी बनती है कि जब ये इनसे पूछिए ना कि UK के अंदर जब ये कोई प्रॉपर्टी देखते हैं या उसको ख़रीदते हैं तो हमेशा अटर्नी के ज़रिए करते हैं, और उनका वकील जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद जाके चेक करता है, उसकी माहियत को चेक करता है और उसके बाद अपने क्लाइंट को गाइड करता है कि इसमें क्या लकूनाज हैं, क्या खामियां हैं जो कल कलां को आपके लिए मुश्किल दरपेश आपको हो सकती है। तो यहाँ इनकी जानब से 2004 में अगर ये प्लाट ख़रीदा गया है, 2008 में पहली दफ़े आके इन्होंने प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक किया है और फिर एक एप्लीकेशन जो दी है वो भी रॉन्ग फोरम्स के ऊपर ये अपनी एनर्जी जो है एक्सॉस्ट करते रहे हैं। अब तो ओवरसीज़ फाउंडेशन जो है वो कायम कर दी गई है और रुशडल में इनके पास इंग्लैंड में ही होते हैं बैरिस्टर अमजद साहब, जिनको वफाकी वज़ीर के बराबर जो है स्टेटस भी दिया गया है और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम कर रहे हैं, मेरे पर्सनल नॉलेज पे है और लोगों के मसाइल जो है हल किए जा रहे हैं। यहाँ जब ये एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं तो वहीं डेस्क कायम कर दिया गया है, यहाँ फौरी तौर पर इनका कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके ऊपर FIR का अंदराज होता है, वहीं रेवेन्यूज के लोग भी मौजूद हैं, वहीं टैक्स के लोग भी मौजूद हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लोई साहब इतना अच्छा आप बता रहे हैं, अब ये अगर इतना अच्छा है तो वाकई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि इन्होंने इन ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं किया। मैं हाजी साहब से जरा पूछ लेता हूँ। हाजी रफीक साहब, ये तो बता रहे हैं कि अब तो ओवरसीज़ के लिए इतनी सहूलतें पैदा कर दी गई हैं, हर डेस्क कायम कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो आपने इन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल किया है क्या इस मसले के हल के लिए? सर जी, ऑप्शन तो डे 1 से बहुत सारी जो है ना वो काजी तौर पे होती हैं। जैसे ये भाई को एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये सोसाइटी जो है बाकायदा रजिस्टर है, ठीक है। अब जब सोसाइटी के बाद आप माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट इन योर लॉ सोसाइटी, लेकिन ये मुझे बता दें कि आप सोसाइटी में जब जाते हैं तो आप पिछले लैंड के पीछे बंदे के पास नहीं जाते कि भाई तेरी लैंड है या नहीं है। इफ़ आई गो टू द सोसाइटी, और सोसाइटी का काम है कि जो ज़मीन उसने ली है, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द थर्ड पर्सन, आई एम ओनली गोइंग टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज लायबल टू प्रोवाइड मी द लैंड विच आई बोट, ठीक है। तो वो मैं सोसाइटी के मेरे पास लेटर है, उन्होंने मुझे इशू किया है, सो देयरफॉर इट्स सोसाइटीज फॉल्ट द उन्होंने अगर वो ज़मीन विदाउट क्लैरिफिकेशन उन्होंने ख़रीदी हुई है ना, मैंने तो उस बंदे से नहीं ख़रीदी ना जो बंदा इनको नहीं दे रहा, वो पाशा नाम का जो बंदा है। सोसाइटी पहले डिक्लेयर करती है ज़मीन ले करके, फिर आगे सोसाइटी जो है बेचती है। मंसूर, आप एक तो ये जो आप कहना चाह रहे हैं कह लीजिए, फिर मैं बाद में आपसे सवाल करता हूँ, आप कहिए। देखिए, मसला ये है, इनके साथ जो मामला हुआ है, इन्होंने 2004 में परचेजिंग की है, बिल्कुल ठीक, सोसाइटी रजिस्टर्ड है। मैंने आपको पहले बताया कि 3 उसके 1, 2, 3, 4 सेक्टर है, 3 उसकी VIP ब्लॉक है, VIP एफिलिएशन है, VIP एक्सटेंशन है, ये 7 के उसकी वहाँ पे है और वहाँ पे कोई 8000 के करीब घर हैं। ये पूरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, इसमें इस सोसाइटी में कोई नहीं। लेकिन मसला इनके साथ ये है कि जो वहाँ पे इलेक्टेड बॉडी बैठती है, जो इलेक्टेड बॉडी जिसका कब्जा है, उस कब्जे के आगे ये सारे मुतासरीन हैं। अब जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के अब जो बंदा मौजूदा जो सदर का क्लेम करते हैं, उनके ऊपर इक़दाम कत्ल, उनके ऊपर कब्जे के, उनके ऊपर एक सोसाइटी के दूसरे ओपोनेंट ग्रुप ने 43 करोड़ रुपए की एक एंटी करप्शन एप्लीकेशन भी दी हुई है। वहां पे उनकी मर्जी के बगैर ना कोई सेल कर सकता है, ना कोई परचेज कर सकता है, और वो बाकायदा तौर पर ना चाहते हुए भी उनको कमीशन जाता है। इनके साथ मसला भी यही हुआ है कि प्लॉट इनके ठीक थे, प्लॉट इन्होंने सारा कुछ हुआ, इनकी तरफ से मिस्टेक ये बनती थी
एक तो ये 4 साल बाद, मतलब उनकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन इन्होंने जिस तरह हमारे जो सीनियर कौंसल है उन्होंने बताया कि इनको अपनी तरफ से एक अटार्नी मुकर्रर करनी थी। मसला तो इन्हीं के, देखें अगर ये सारी पूरी फैमिली चली जाई और यहाँ पे इनको परचेजिंग, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की परचेजिंग यहाँ पे सेव होती, इनकी यहाँ पे या इन्वेस्टमेंट सेव होती। लाजमी बात है इनको यहाँ चाहिए था कि अपनी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, यहाँ पे इन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदी थी, और यहाँ पे इनको अपना बंदा यहाँ पे को मुकर्रर करना चाहिए था। जेलम दूर नहीं है, जेलम इनका जो इसी पिंडी डिवीजन में आता है और साथ यहाँ से 2-2.5 घंटे चले वो तो हुआ मंसूर साहब। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सोसाइटी है ये किस इदारे के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड है? रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है कोई? नहीं, ये जितनी भी कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं इनको सेक्रेटरी बल्दियात वो ठीक करता है, वो लाहौर में बैठते हैं और सेक्रेटरी बल्दियात ही सारी जितनी भी पंजाब की हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको, लेकिन बॉडी इनकी क्योंकि इलेक्टेड बॉडी होती है, जो वहाँ पे रिहायशी होती है, वहाँ पे ग्रुप खड़े होते हैं, सदर सेक्रेटरी, फ्रांस सेक्रेटरी, वो उनको इलेक्ट करते हैं, वही सारी चीजें डेवलपमेंट के मामला, ट्रांसफर के मामला और वो तमाम चीजें वो करती हैं। लेकिन इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो वहाँ पे जो बैठे लोग हैं, अब इनके मसले का हल किसके पास है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सेक्रेटरी बल्दियात के पास है, ये इस सोसाइटी का की जो बॉडी है उसके पास है, किसके पास इनके मसले का हल है? ये जाएं कहाँ पे? फोरम क्या है इनका? देखें, इनका फोरम है कि ये सेक्रेटरी बल्दियात को अप्रोच करें, ठीक है, बाकायदा तौर पे अगर ओवरसीज हैं तो वहाँ से उसके अपने लेटर के वहाँ से ओवरसीज के थ्रू ये सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को अपना तमाम मामला जो है उससे आगाह करें। सेक्रेटरी बल्दियात बाउंड है कि वो अगली बॉडी जो मुंतखब वहाँ पे बॉडी बैठी हुई है उसको पंजाब गवर्नमेंट के, क्योंकि वो अंडर काम करती हैं, वो उस हवाले से उनको वो कहे कि ये जो मुतासरा, ये जो इनके शख्स, इनके जो प्लॉट्स हैं, इनको ये बताया जाए ये कहाँ पे, अगर नहीं है तो इनके प्लॉट एडजस्ट करवाए जाएं, क्योंकि अभी सेक्टर 4 है, वहाँ पे प्लॉट्स हैं। और ये जिस तरह इन्होंने बताया था रफीक साहब ने कि कुछ लोग यहाँ के वहाँ पे लोग हैं उनको एडजस्ट हो गए, इनकी तादाद बढ़ रही है यहाँ पे। वो बंदे वहाँ पे अभी की जो सूरत हाल मैं आपको वहाँ पे सोसाइटी की बता दूँ, कल भी मैंने विजिट किया वहाँ पे, ना वहाँ पे पानी है ना वहाँ पे गैस है, ठीक है, वहाँ की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं वो खंडरात बनी हुई हैं, बिल्कुल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं है, क्योंकि जो अभी जो मौजूदा बॉडी बैठी हुई है 4 साल से वो स्टे पे बैठी हुई है। इससे पहले के जो लोग थे वो अपने मुफादात के लिए बैठे थे। 2007 से लेकर 2018 हो गया, इन 10 सालों में 2 बॉडियां चेंज हुई और 2 बॉडियों ने सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम किए, और अब जो सोसाइटी की बॉडी बैठी हुई है वो स्टे पे बैठी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक सिर्फ बता दीजिए, फिर मैं राशिद लोधी साहब के पास आता हूँ, मगर हाजी साहब मुझे एक बात बता दें कि आप इस मसले के हल के लिए किस फोरम पर अब तक गए हैं? आपने कौन सा फोरम इस्तेमाल किया है जहां से आपकी दादरसी नहीं हुई? सर जी, एक तो वो रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट पिंडी का जो उनके पास गए हैं, हमें बताया गया था ये करें, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी के अंदर बारहा हम गए हैं, ठीक है, सेक्रेटरी के पास भी गए हैं और जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास भी गए हैं। राय जो है वकील साहब से पूछते हैं ना कि इनकी राय क्या है कि ये मुतल्लिका फोरम किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए। की बात कर रहा हूँ ना जी जी, बताइएगा राशिद लोधी साहब। मैं एक तो आपके मीडिया के थ्रू, चूँकि आप हमेशा ऐसे वाक़यात को हाईलाइट करते हैं जहाँ लोगों के साथ ज़्यादती होती है, और ओवरसीज़ के लिए हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है और बहुत प्यार है और बहुत एहतराम है। जिस अंदाज के साथ रफ़ीक साहब को इस मामले में लूटा गया है, जो ज़िम्मेदारान अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए। हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ है। मैं तो मुफ्त उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम तो लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं। हमारा जो है ज़रूर रोज़गार जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एग्रीव्ड हैं जिस तरह उनके साथ ज़्यादती हुई है। मैं अगर वो मेरे से लीगल जो है असिस्टेंस चाहते हैं तो मैं उनके लिए पूरी तरह हाजिर हूँ, लेकिन इसमें कई ऑप्शंस इनको इस्तेमाल करने चाहिए। FIR का अंदराज करना चाहिए। 420, 468, 471 जो है वो जराइम बनते हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड किया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो इनको दिए गए हैं वो जाली हैं, वो असली नहीं हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनको पोजेशन नहीं दिया गया। सिविल रेमेडीज़ इनको जो सिविल अदालत है उसमें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, ओवरसीज़ फाउंडेशन के थ्रू जो है अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ये रैपिड होगी, जहाँ फौरी इनको इंसाफ की फराहमी जो है वो मुमकिन होगी। तो मेरी एडवाइस जो है इनको यही होगी कि ओवरसीज़ फाउंडेशन के ज़रिए जो है अपना मुकदमा लेके आएँ और FIR का इंदराज भी कराएँ और सिविल अदालत में भी जाएँ। और सेक्रेटरी जो हैं, जो मुतल्लिका सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी
के पास रजिस्टर्ड होती हैं ये सारी सोसाइटीज़। मैंने तो इब्तदा में ये कहा था कि हम देखते ही कुछ नहीं है, यहाँ बेशुमार सोसाइटी जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी जहाँ इनके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन वहाँ भी जो बॉडी बैठी हुई है जो इलेक्शन के थ्रू है और वहाँ कब्जा जैसे बता रहे हैं आपके रिपोर्टर, तो ये सारा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर लैंड माफिया इस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसमें बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं इनके साथ जो मिले हैं, जो लोगों को सादा लोगों को लूटते हैं, उनके राइट्स जो हैं, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो छीनते हैं, उनका सरमाया लूटते हैं। तो ज़िम्मेदारान जो इदारे हैं वो भी फ़ाल तरीके से काम नहीं कर रहे और ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। रफ़ीक साहब के साथ बिल्कुल इनको इंसाफ मिलना चाहिए और आपने जो इनका मुकदमा उठाया है, जिस तरह इनके मौक़िफ़ को सामने लेके आए हैं, तो ये अगर प्रॉपर फोरम के ऊपर जाके केस लड़ते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि सोसाइटी फौरी तौर पे अगर इनके साथ जो है वो बारगेन के ऊपर आएगी और इनको अकोमोडेट करेगी। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, एक चीज़ अभी हाजी साहब ने बताई, वो ये कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो मुसलसल परसू कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है, अकोमोडेट किया जा रहा है, लेकिन जो लोग बैरून मुल्क मुकीम है, चूंकि वो उतनी फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो वो उनका मामला लटका हुआ है। तो क्या आप जिन 700 का जिक्र कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग एडजस्ट भी हो रहे हैं जो बार बार परसू कर रहे हैं? असल बात ये है कि जो ये मुतासरीन की वजह से ही एफिलेशन बढ़ा, उसके बाद एक्सटेंशन जो वीआईपी एक्सटेंशन और एफिलेशन इसके बाद ये बनी, और अभी सेक्टर 4 जो है वो भी लॉन्च हुआ इसी वजह से कि ताकि कुछ कईयों को एडजस्ट किया जाए और कईयों के साथ वो मामला किया जाए। जहाँ तक इनके डॉक्यूमेंट्स की बात है, डॉक्यूमेंट्स इनके ओरिजिनल हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, लेकिन अगर जो टाइम था सोसाइटी का जब उनको था तो वो उनको मिल जाना था, लेकिन अभी सिर्फ इनको अब खुद पुरसू करना पड़ेगा, इनको मुकदमा खुद लड़ना पड़ेगा, इनको सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा, इनको अपना केस फाइट, जिस तरह हमारे जो सीनियर एक्सपर्ट हैं, कानूनी एक्सपर्ट हैं, जिस तरह उन्होंने बताया, इनको इस प्लेटफॉर्म में अगर 420, 418, 471 का मुकदमा करवाते हैं धोखाधड़ी फ्रॉड का, तो अगले दिन किसके ऊपर करवाएंगे? ये किसके ऊपर करवाएंगे? अगर वो सोसाइटी की इंतजामिया पे कराएंगे तो वो कल अगले दिन बेल हो जाएगी। मैं पहले कह रहा हूँ, इंतजामिया इनको फाइट करके इनको सेक्रेटरी बदलियात के पास अपना केस पुटअप करना चाहिए ओवरसीज फाउंडेशन के तहत। इसको इस मामले को लाइट नहीं लेना चाहिए। इनका 17 लाख रुपए का अगर 5 मरले का प्लॉट था, आज उसकी कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की है। पहली बात है, वहां प्लॉट खाली नहीं मिलता, वहां पे घर बन चुके हैं। इनको खुद पुरसू करना पड़ेगा, इनको तमाम मामलात को खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी इनकी वो करोड़ों रुपए की बनती है, ये इनके मेरे जहाँ तक मेरे नोटिस में है कि ये सारे जो आपस में दोस्त कुलीग्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, कोई 18-20 प्लाट इनके अपने बनते हैं, 18 से 20, अगर मैं गलत ना हूँ, रफीक साहब इसकी बता सकते हैं, तो ये 20 लोग तो ये बनते हैं। यहाँ पे ये सारे मैटर को ये खुद इन्वॉल्व एक तरीके से जाएं, नैब को एप्लीकेशन दें, नैब एक देखें, नैब को एप्लीकेशन दें कि हमारे साथ ये मामला हुआ, ओवरसीज फाउंडेशन के थ्रू आए, उसके साथ सेक्रेटरी बल्दियात को जाएं, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म अपना यूज करेंगे। सोसाइटी को सेक्रेटरी बल्दियात, ओवरसीज फाउंडेशन, नैब, ये चीजें, ये इदारे, इनको अगर जब इंसाफ के लिए ये चीफ जस्टिस के मतलब कि वहां पे पिटीशन दायर करें इस मामले में, लेकिन इनको टाइम लगेगा। अदालती निज़ाम सबके सामने है, किस तरह टाइम लगता है, इनको टाइम देना पड़ेगा। इनकी चीज उम्मीद है कि मिल जाएगी, लेकिन जब तक ये टाइम नहीं देंगे, जब तक ये खुद आके प्रॉपर तमाम चीजों को बारीक बीनी से देखेंगे नहीं, साथ अपना केस लड़ेंगे नहीं, इनको इस तरह चीज नहीं मिलने वाली। चीज इनको अभी अगर यहाँ नहीं मिलेगी, आगे इनको मिल जाएगी, क्योंकि सोसाइटी इस मामले पे बाउंड है। सोसाइटी में जहाँ पे वो खाली प्लॉट देखा जाता है वहाँ पे कब्जा माफिया इन है। सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको सब पता होता है कि कहाँ किसकी क्या चीज है, कहाँ कौन है। अच्छा मंसूर साहब, लेकिन इस सारी स्टोरी में आपने डेफिनेटली कोशिश की होगी कि इस सोसाइटी की बॉडी है, उनके जो जिम्मेदारान है उनसे रब्ता करें। क्या वो इस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे, या आपसे राब्ते में नहीं आए, या उन्होंने कोई कच्चा पक्का मौक़िफ़ दिया अपना? देखें, जहाँ तक मैंने जो इस सोसाइटी के अब मौजूदा सदर हैं, जो खुद मैं आपको बताया कि जिस तरह सोसाइटी के बाकी लोगों से मैंने चेक किया, उनका नाम राना उबैद है, ठीक है। वो कल अपनी ही इसी केस के मैटर में, मतलब सोसाइटी की अपनी यूनियन के इशू में सेक्रेटरी बल्दियात के पास वहाँ पे गए थे। मेरा उनसे बार बार मैंने रब्ता करने की कोशिश की कि इस हवाले से कोई रब्ता हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो मैंने अपनी वहाँ पे मेरी जो अपनी तहकीकात हैं, जो मैंने सारा वहाँ पे रिसर्च किया, उसके मुताबिक वहाँ पे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है वो इसी ग्रुप ने क्रिएट की है। 1982 में ये सोसाइटी बनी, उसके 90 इसकी लॉन्च हुई, उसके बाद ये, क्योंकि ये बेसिकली सिविल एविएशन और ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के ये लोगों के लिए बनी थी। उसके बाद उन्होंने वो सेल कर दी। जो लोग वहाँ पे जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जो पहले जो लोग थे जिनके लिए बनाई गई थी, उन्होंने जगह सेल की, प्राइवेट इस तरह इन्वेस्टर आए, प्राइवेट लोगों ने खरीदी, अपनी वहाँ पे मार्केटें बनाई और सारा कुछ बनाया।
ये कह रहे हैं कि उन्होंने राब्ता किया मुसलसल, लेकिन उनसे उनका राब्ता नहीं हो पाया, और हमने भी, हमारी टीम ने भी कोशिश की कि मुसलसल राब्ता हो पाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया इस्टेब्लिश। अब राशिद साहब, एक तो आपने कहा कि ओवरसीज़ का जो इदारा है उसको इस्तेमाल करते हुए इनको कोर्ट्स में जाना चाहिए, उसके लिए अलग से एक जज भी जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, बेंच अलग मौजूद है, तो ये आसानी रहेगी, इनकी क्यू जो है वो उतनी लंबी नहीं होगी। अगर दूसरे ये बराह रास्त जाते हैं अदालत के पास तो वो ज़्यादा लंबी क्यू में इनको लगना पड़ेगा। तो एक तो आप इनको ये सजेस्ट कर रहे हैं, फिर इनको सेक्रेटरी बल्दियात के पास भी जाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये चूंकि रहते बाहर हैं और यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम मुद्दत के लिए आते हैं, तो इसका क्या तरीका आप सजेस्ट करेंगे? किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दें, अपने इख्तियार किसी को देकर परसू करने के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर को, ताकि वो इस केस को थोड़ा कुछ अरसे के लिए परसू करें और मामला हल हो जाए, या कोई और तजवीज़ आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने असद साहब सही कहा। अपना अटर्नी यहाँ मुकर्रर करें, किसी को पावर ऑफ अटर्नी दें जिसके ऊपर इनको कॉन्फिडेंस है, वो इनका मुकदमा ओवरसीज़ फाउंडेशन में लेके जाए। और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, चूँकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, जहाँ हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हवालों से नाकाम हैं और हम तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, वकला का रोल हमेशा अपोजिशन का रोल होता है, लेकिन ये वाहिद ओवरसीज़ फाउंडेशन है और इनके मुतहद काम करने वाले इदारे हैं कि यहाँ लोगों को इंसाफ मिल रहा है और ओवरसीज़ की जो राइट्स हैं उनको दिलाए जा रहे हैं। चूँकि गवर्नमेंट भी ये समझती है और रियासत भी समझती है कि ओवरसीज़ को अगर इनके मसाइल को हल नहीं किया जाता, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सर ये ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा इस प्रोग्राम को करने के बाद जो अभी तक हमारे ऑब्जर्वेशन में जो बात सामने आई है वो ये है कि खास तौर पर ओवरसीज़ कमीशन पंजाब जो है वो तो लोगों की दादरसी नहीं कर रहा। जिन लोगों ने इन्होंने तो अप्रोच नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने अप्रोच किया है उनकी भी दादरसी नहीं हुई, टाल मटोल कर दिया गया। तो इतनी कोई आला कारकर्दगी नहीं है ओवरसीज़ कमीशन की जो कि किताबी तौर पर आपको लग रहा है कि होनी चाहिए या होगी। तो जो हमारे एक्सपीरियंस में या ऑब्जर्वेशन में बात आई है, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से लोग हमें आके बताते हैं कि हम उनसे रब्ता कर रहे हैं और हमें दादरसी नहीं हुई वहाँ से। असद साहब सही है, वो जो सूबाई लेवल के ऊपर है ना ओवरसीज़ का, उस पर तो शायद ये बात सादक आती है, लेकिन वफाकी जो इदारा मौजूद है वहाँ उसकी कारकर्दगी बेहतर है। वफाकी मोतसब एक मुकर्रर कर दिया गया है इनके लिए, वो अलहदा से एक फ़ोरम इनके पास ओवरसीज़ का जो मोतसब है वो भी काम कर रहा है। ये वहाँ अप्रोच करें, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, मुतल्लिका महकमे जो हैं, वहाँ इनका मुकदमा लेके जाएंगे और ये मामला हल होगा। देखिए, अगर क्रिटिसिज्म ही करते रहें और कोई रेमेडी अवेल ही ना करें और यहीं हमने तो मामला हल नहीं करना, मामला आखिरकार अदालतों में हल होना है, चूँकि इनके राइट्स वहाँ से मिलने हैं। ये पुलिस स्टेशन भी जाएं, वहाँ रजिस्टर कराएं FIR, ये अपने दावे जो हैं वो सेक्रेटरी बल्दियात के पास भी लेके जाओ, चूँकि बहुत बड़ा स्कैम है। 700 लोगों का, जैसे कि सती साहब ने जिक्र किया है कि 700 लोग इससे इफेक्टेड हैं, तो ये एक एप्लीकेशन नैब के अंदर भी जानी चाहिए और नैब भी इस मामले के अंदर इंक्वायरी होल्ड कर सकती है और जुमादारान के खिलाफ जो है नैब के अंदर रेफरेंस भी चल सकता है। ये रेमेडी भी इनके पास अवेलेबल है। तो मामला तो तभी हल होगा जब अदालतों का रुख किया जाएगा, जब मुतल्लिका अदारों के पास जाके अपना ग्रीवेंस लेके जाएंगे। अब मसाइल तो हैं, यहाँ इंसाफ की फरहमी का अमल जो है वो स्लो है और जो मसाइल हैं वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं मुकाबलतन अगर आम शहरियों के मुकाबले में ओवरसीज़ की बात की जाए तो ओवरसीज़ को बहुत सारी तरजीही बुनियादों पर उनके मामलात को सुना भी जाता है, देखा भी जाता है और हल भी किया जाता है। सही है। अच्छा हाजिर रफीक साहब, एक तो जाहिर है आपने अभी तक एफर्ट्स किए हैं, दूसरा आप को जो है कुछ ऑप्शंस को आपने अवेल करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर राशिद लोधी साहब ने आपको कुछ और तजावीज़ भी दी हैं कि आप ये कर सकते हैं, इसके नतीजे में आपको शायद ज़्यादा जल्दी इंसाफ मिल जाए। तो आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे कि इनमें से आप कुछ ऑप्शंस पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको नहीं जवाब मिला? ये शायद आपने ओवरसीज़ वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, अदालत में शायद आप मौजूद नहीं हैं, या आपने FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त नहीं दी और नैब में तो यकीनन आप नहीं गए होंगे। तो कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि अब आपको करनी चाहिए इन तमाम तजावीज़ की रोशनी में जिससे मसला हल हो सके? और दूसरा ये कि हम भी बताते चलें कि हमने भी मुसलसल कोशिश की कि इस सोसाइटी की जो बॉडी है उससे रब्ता हो जाए या उनका कोई नुमाइंदा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर ले, ज़्यादा आसान रहेगा आपके मसले को हल करना, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए। बहरहाल जो ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं या जो जिम्मेदारान हैं उन तक हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। जी, जैसे कह रहे हैं राशिद साहब के ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी और सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही है। जी, ठीक बात है, इन्हीं के साथ हो रहा है। और दूसरी, अब जो कह रहे हैं जी पुलिस के पास जाएं,
अब किसके पास आएगी? पंजाबी में बड़ा मुहावरा मशहूर है, लेकिन अभी वो कहना नहीं चाहता, टाइम बहुत कम है, कि किसके पास जाएं हम? अदालत के पास जाएं, उसके पास जाएं? हम जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें ये यकीन है, जैसे आप खुद मतलब टीवी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल है, लोग उनकी वजह से डरे हुए हैं, काम करते हैं। आपका बारहा रब्ता करने के बावजूद उनसे रब्ता नहीं हो सका, तो हम ओवरसी जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आते हैं, उनको वो कैसे के लिफ्ट कराएंगे? कॉमन सेंस तो ये बनता है कि नहीं? ठीक है, आप समझ गए कि मैं कितनी दफा उनके पास गया हूं। जी मंसूर सदी आज साहब को मैं आज साहब को एक बात बता दूं, देखें हमने उनको जो सोसाइटी के जो मुंतखब बॉडी है, जो भी उनका आपस में मामला है, लेकिन हमने उनको अप्रोच किया है कि आप आके अपना मौक़िफ़ दें। हमने उनको किसी बात पे बाउंड नहीं किया। हमने कहा कि हमारे पास ये मुतासरा शख्स, इस तरह हमने आपकी स्टोरी बताई, तो उसने कहा कि ये मामला हमसे पहले का है, ये हम तो इस बॉडी में थे ही नहीं, हमें तो इस बारे में पता नहीं है, कोई देखेंगे फिर बताएंगे। वो हमने बार बार इस मामले में उनके साथ कोशिश की है अब कि वो आप हम आके हमारे साथ वो बैठे। हम उनको सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप हमारे साथ आके बैठे, आपका जो मौक़िफ़ भी सामने आ जाए, लेकिन वो अगर उस पर नहीं आते तो उनका राइट वो नहीं आए, लेकिन हम उनको बाउंड नहीं कर सकते कि इस मामले को आप हल करें। हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप जा फरमा रहे हैं, मैं वो नहीं बात कर रहा था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिन के लिए पाकिस्तान आता हूं, मैं किस इदारे के पास जाऊं? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जाहिर है इदारों के पास जाना भी तो एक मुश्किल काम है। पहली, दूसरी, तीसरी दफा तो आपको सुनता ही कोई नहीं है। आपको पुलिस के पास अगर जाना है तो आपकी FIR दर्ज नहीं होती, तो कॉम्प्लिकेशन, आम आदमी इदारों के अंदर जाके धक्के खाने से डरता है। जो मुझे समझ आया है रफीक साहब का पॉइंट वो ये है कि मैं कैसे जाऊं इदारों का, मेरा तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं जूते घसीटूं और इदारों के पास जाकर बार बार की जो है ख्वारी उठाऊं, शायद ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हाजी साहब 17 लाख सोसाइटी को दिए हैं, इसके अलावा भी बहरहाल इस मसले का हल नहीं है, आपको फिर भी इदारों के पास ही जाना पड़ेगा अपने मसले को हल करने के लिए। बता देता हूँ मैं इनको आसान हल बता देता हूँ कि ये भी ठीक है, ये ओवरसीज हैं यहाँ पे। एक तो एप्लीकेशन ये मूव करें ओवरसीज फाउंडेशन को, उसके बाद यहाँ पे अटार्नी दें, यहाँ पे अपने किसी अजीज को जो ट्रस्टेबल आदमी हो उसको अटार्नी दें, उसको कहें कि ये मामला मेरा पुरसू करे, वो आपका यहाँ पे नुमाइंदा हो, वो तमाम चीजों पे जाके वो जाए। आप अगर नहीं जा सकते ठीक है, आप एप्लीकेशन दे के आप यहाँ पे अटार्नी दे के किसी बंदे को मुंतखब कर सकते हैं और आपके पास इख्तियार है। बहुत शुक्रिया मंसूर सती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हाजी रफीक साहब आपका भी, और राशिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबका बहुत शुक्रिया। इसमें हाजी रफीक साहब ने जो इस आज का जो मामला था, एक सोसाइटी में उन्होंने ज़मीन खरीदी और आज तक वो ज़मीन उनके पास नहीं है। मामला ये है, और किसी शख्स ने फ्रॉड नहीं किया बल्कि एक बॉडी ने इनके साथ फ्रॉड किया है, और बॉडी जो है वो खुद स्टे ऑर्डर पर चल रही है। अब इदारों पर एतमाद का फुकदान भी है। हाजी रफीक साहब ये समझते हैं कि मैं इदारों के पास भी जाऊंगा तो शायद मुझे मेरी दादरसी नहीं होगी, लेकिन हमारी राय यह है कि इसके बावजूद इन्हीं इदारों के पास जाना पड़ेगा अगर आप अपने मसले का हल चाहते हैं। हम एक बार फिर आपको बताते चलें कि हमने बार बार सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता किया कि वो अपना मौक़िफ़ हमें दें, मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, जिससे ये लगता है कि उन्होंने वहाँ पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है दानिस्ता तौर पर या मिसमैनेजमेंट की वजह से, मामला कुछ भी हो। लेकिन चूंकि 700 लोगों के साथ ये हुआ है तो ये फ्रॉड ही का मामला लगता है, जैसा कि बताया जा रहा है। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मोहम्मद जाहिद फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ एयरपोर्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है, जिसके बाद सोसाइटी की बॉडी को तहलील कर दिया गया है। ताहम सोसाइटी की तहलील शुदा बॉडी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जो हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो इन नंबर्स पर राब्ता करें।